गुड मॉर्निंग डियर क्लास 8। आज हम फिर से अपनी बसंत भाग 3 को फिर से पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, पिछली क्लास में आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही पूरा कर लिया था। तो आज हम सब पार्ट 3 पढ़ेंगे। क्या आपको पता है पार्ट 3 का नाम क्या है? पार्ट 3 जो है वो एक बस की व्यंग है, बस की यात्रा की व्यंग है। और ये जो बस की यात्रा है इसके बारे में लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने एक बार बस की यात्रा पढ़ लिया होगा। तो चलो हम शुरू करते हैं बस की यात्रा। जैसा कि आपको पता है, पिछले वाली वीडियो में आपने एक स्टोरी पढ़ी थी, वो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। और वो स्टोरी थी एक चूड़ी के बारे में। और वो जो चूड़ी थी वो लाख की चूड़ी थी। तो लाख की चूड़ी बनाई गई थी पिछली बार। इस बार हम लोग कहानी पढ़ेंगे बस की यात्रा की। तो हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 3 जिसका नाम है बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना सही था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, मतलब बस जो थी वो बहुत ज़्यादा दिनों की हो चुकी थी। जैसे एक मतलब काफ़ी दिन चल चुकी थी, मतलब उसको चली हुए कपल लगभग बहुत ज़्यादा साल बीत चुके थे, टाइम बहुत स्पेंड हो चुका था। सर्दियों के अनुभव के निशान लगे हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, या बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? मतलब लोगों का कहना था कि इस बस में अब सवारी नहीं करना चाहिए, अब इस बस में पूजा करना चाहिए, या फिर कुछ भी करें लेकिन इस बस में अब सवारी नहीं करना चाहिए। फिर आगे क्या हुआ? बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। मतलब बस कंपनी जो थे, जिन्होंने वहाँ जहाँ से बस को निकाला गया था, वो भी उसी से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर सब जाएंगे।
उनका मतलब ये था कि राजा हो या रंक हो, सब लोग जो धरती पे जिसने जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा। फिर आगे क्या हुआ? आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त के कारण अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। इस मील चलने पर भी 8-10 मील चलने पर भी सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह से दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरा पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबों की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है। जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर हम लदकर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, मतलब इसके प्राण का अंत हो गया, तो इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, मतलब उन्होंने कुछ चेक किया होगा, उसमें से कुछ सही किया होगा। फिर उसके बाद बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, मतलब बस अब धीरे धीरे चलने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एक किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिसल के बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाली में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब कठिन। इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। मतलब भगवान भी उसका मजाक उड़ाते। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली।
अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इसे सीधे उस लोक को मतलब स्वर्ग लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। और इसको लिखने वाले हैं बेटा हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं। स्टोरी पढ़ के आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है, कारण बताना है। इन सबको मैं आपको आंसर सेंड कर दूँगी। जैसे क्वेश्चन क्या है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो यहाँ पे क्या है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। बताओ, पहले तो वो उनको श्रद्धा भाव से नहीं देख रहे थे, तो अचानक से उनके मन में श्रद्धा भाव क्यों जग गई, आपको बताना है। फिर भी मैं क्या करूँगी, आपका आंसर कैंपस ऐप पर अपलोड कर दूँगी और आप सारे बच्चे वहाँ से अपना सारा काम कर लेंगे। ये कुछ शब्द अर्थ हैं जिनकी आपको मीनिंग जाननी है और ये आपको कॉपी में कर भी लेना है। जैसे यहाँ पे दिया है निमिन। निमिन का अर्थ होता है कारण या कोई साधन। साधन मतलब माध्यम। जैसे यहाँ पे यात्रा करने के लिए, कहानी में यात्रा करने के लिए साधन जो था वो बस था। गोता, गोता का मतलब पता नहीं होगा आपको, है ना। गोता मीन्स क्या होता है, डुबकी लगाना। इत्तेफाक, इत्तेफाक एक अरबी वर्ड है ना। आपने पढ़ा होगा, वर्ड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अरबी वर्ड, अंग्रेजी वर्ड और बहुत सारे अलग अलग देशों से लिए गए हैं, है ना, विदेशी वर्ड। तो इत्तेफाक जो है ये अरबी वर्ड है। अब इत्तेफाक की मीनिंग क्या होती है, संयोग। नेक्स्ट है बियाबान। नेक्स्ट क्या है, बियाबान। बियाबान का अर्थ क्या होता है, जंगल उजाड़, उजाड़खंड। क्या होता है इसका अर्थ, जंगल उजाड़खंड। नेक्स्ट है वो है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि क्या होता है, मृतिक कर्म। मृतिक कर्म मतलब दाह कर्म, मतलब मरने के बाद जो लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं ना, मतलब अंतिम संस्कार ही वही अंत्येष्टि है। प्रयाण, प्रयाण का मतलब क्या है, प्रस्थान। प्रस्थान और मरना मतलब स्वर्ग को प्रस्थान करना। प्रस्थान कई तरीके का होता है ना, यहाँ पे आपके प्रस्थान का मतलब स्वर्ग को। फिर नेक्स्ट है बेताबी, और बेताबी का मतलब बेचैनी। तो बच्चों आप सभी को क्या करना है आपको पता है ना, इसको कंप्लीट कर लेना है। चलो बच्चों, इस लगे हाथ हम लोग क्या कर लेते हैं, चैप्टर 4 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, बस इसलिए चलना है, बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर दुख के सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों के दुनिया में स्वच्छंद उठाकर प्यार चले। हम एक निशानी से उस पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले।
हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। बहुत अच्छी पोएम है बेटा, और इसको लिखा किसने है? भगवती चरण शर्मा ने। आपको क्या करना है? आपको बेटा भगवती चरण शर्मा जी और हरिशंकर परसाई जी, ये मेरी तरफ से आपके लिए वर्क है कि भगवती चरण शर्मा और हरिशंकर परसाई जी का आप जितना भी उनके बारे में आप जान सकते हैं, उनकी फ़ोटो, उनके जन्म स्थान, उन्होंने क्या क्या लिखा है, कब से कब तक वो जिए थे, उनके माता पिता का नाम क्या है, कैसे उन्होंने पढ़ाई की थी, किस किस सब्जेक्ट में उनकी रुचि थी, आप सब उनके बारे में डिटेल्स फाइंड करेंगे और कॉपी में नोट करेंगे और वो हमें सेंड करेंगे। और चैप्टर 3 और 4 दोनों आप कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय क्लास, हैव अ गुड डे।